गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सेल्फ डॉक्टर बकुल देव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट्स क्रैक नीट यूजी, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर नीट। जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए, हम सेशन स्टार्ट करते हैं इन अ व्हाइल। जो नए बच्चे हैं जो मुझसे परिचित नहीं हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं सेल्फ डॉक्टर बकुल देव, मैं जयपुर से हूं और मैं पिछले 16 सालों से मेडिकल एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। Thousands of my students got selected in various reputed medical colleges all over the India। और 6 बार ऐसा भी हुआ है जब मेरे स्टूडेंट्स AIR 1 लेकर के आए। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी बहुत अच्छी रैंक के साथ नीट को क्रैक करें, नीट में सेलेक्ट हो। चलिए, तो भैया एक ये हमारा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म तो है ही यूट्यूब पर। इसके अलावा हमारा एक और प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, दैट इज अनअकैडमी प्लस। और प्लस के प्लेटफॉर्म पर आप जैसे ही जाते हैं आपको लाइव क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपकी लाइव क्विजेज स्टार्ट हो जाती हैं और क्लासेस के दौरान जो क्विजेज होती हैं उसमें पोल है और लीडर बोर्ड है जिससे आपको अपना क्विज के दौरान का एग्जैक्ट स्टेटस पता चलता रहता है। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो। प्लस के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने का सीधा सा तरीका ये है कि अपनी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाइए, अपना कोर्स ऑप्ट कीजिए, अपना ईयर ऑप्ट कीजिए और सीधा सब्सक्रिप्शन मोड पर जाइए। दो तरीके के सब्सक्रिप्शन पेजेस आपके सामने ओपन होंगे, फॉर प्लस एंड आई कनेक्ट। प्लस के सब्सक्रिप्शन में ये सारी फैसिलिटीज जो अभी मैंने आपको बताई वो तो अवेलेबल होंगी ही। आपको करना बस ये है कि इस कोड का इस्तेमाल करना है बी देव, जिससे आपको 10% स्कॉलरशिप भी मिले और आप मेरे पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड भी हो जाएं। इसकी साल भर की फीस जो है वो है 34,650 और अगर मंथली बेसिस पर देखें तो 2,888 रुपीज पर मंथ, विच इज क्वाइट रीजनेबल। आप अगर आइकनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हैं तो प्लस के सारे बेनिफिट्स तो आपको मिलते ही हैं, साथ ही कुछ एडेड बेनिफिट्स और मिलते हैं आपको, जैसे प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी का ब्रांडेड स्टडी मटेरियल सारा का सारा आपको बाय पोस्ट आपके घर पे भेजा जाता है। आपके लिए लाइव डाउट सेशन अरेंज आप खुद अपने लेवल पर अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं। आपके लिए मेंटरशिप के सेशंस होते हैं, आपके लिए शेड्यूल पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करके दिया जाता है, आपकी मेंटरिंग की जाती है। साल भर के लिए इसका कॉस्ट आता है 58,500 और पर मंथ इसकी कॉस्टिंग है 4,875 रुपीज़। इसमें भी करना आपको यही है, इस कोड का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा संडे टू संडे अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट नेशनल लेवल पर कंडक्ट होता है, वो भी हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं संडे को। इसमें 4 करोड़ का प्राइज पूल है, इसमें भी इनवाइट कोड आपको यही इस्तेमाल करना है, दैट इज बी देव। और अभी जो ये हमारा बैच चल रहा है मॉर्निंग का, दैट इज आगाज बैच। इसमें आप देख रहे हैं अभी मेरी क्लास है, फिर शिवानी मैम की, फिर अर्चना मैडम की, फिर अंशुप्रिया मैम की और फिर दीपेंद्र नरूका सर की। इस बैच में हम सब कोशिश कर रहे हैं कि आप सारा सिलेबस आपका नीट 2022 के लिए हम मॉर्निंग के इस सेशन में कंप्लीट करें विद हैंड रिटन नोट्स। आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाएं, आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाएं। तो कोई भी कोर्स जब आप पिक करते हैं जरूर 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 याद रखिए इस कोड को, दैट इज बी देव, इसको अप्लाई कीजिए। चलिए जी, अब आज का टॉपिक हम हमारा स्टार्ट करते हैं बेटा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं याद कीजिए। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ, हम पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। इसमें ओपेरिन और हेल्डेन कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था वो भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने एविडेंसेस इन द फेवर ऑफ एवोल्यूशन पढ़ना शुरू किया था। तो हमने पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़े, फिर एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, जिसमें आपके वेस्टिजियल ऑर्गन है, कनेक्टिंग लिंक है, ऑर्गन सिस्टम है, होमोलोगस ऑर्गन है, एनालोगस ऑर्गन है, फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, साइटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं या बायोकेमिकल एविडेंसेस हैं, सब हम पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज तीसरा सेगमेंट इस चैप्टर का, दैट इज थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट अस स्टार्ट। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। अब देखिए एवोल्यूशन के बेसिकली 3 कंसेप्ट हैं और उन 3 के बाद में एक और कंसेप्ट डेवलप कर दिया गया है जिसे नियो डार्विनिज्म कहा जाता है। मैं पहले चारों कंसेप्ट्स के नाम आपके सामने लिखता हूं, उसके बाद एक एक करके हम इन सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला और जो सबसे पुराना कंसेप्ट है इसका वो है
theory of use and disuse या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो कि लेमार्क ने प्रपोज किया था। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच वॉज प्रपोज्ड बाय डार्विन, ये भी आप जानते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका थ्योरी ऑफ म्यूटेशन विच वॉज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज। और चौथे नंबर पर आता है आपका सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या जिसे नियो डार्विनिज्म भी कहा जाता है, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये चार कंसेप्ट हैं हमारे पास, एक एक करके इनको सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। करेक्ट, चलिए जी, फर्स्ट कंसेप्ट हमारा थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। इसी थ्योरी का एक और नाम है, जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था पिछले पेज पर, दैट इज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ inheritance of acquired characters। अब ये कंसेप्ट क्या है बेटा, इसको समझिए थोड़ा सा। दिस कंसेप्ट एक्चुअली वाज प्रपोज्ड बाय लेमार्क। लेमार्क करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिलोसॉफी जूलॉजी करके एक बुक भी लिखा था जिस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ये एवोल्यूशन से रिलेटेड पहला कॉन्सेप्ट था। इससे पहले कोई ऐसा कॉन्सेप्ट अवेलेबल ही नहीं था जो कि एवोल्यूशन की प्रोसेस को किसी भी तरीके से, सही तरीके से, गलत तरीके से, प्रेलिमिनरी मेथोडोलॉजी से एक्सप्लेन करता हो, ऐसा कोई था ही नहीं। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास जो आया दैट वाज गिवन बाय लेमार्क। तो लेमार्क ने ये कंसेप्ट प्रपोज किया। और लेमार्क ने ये जो कंसेप्ट प्रपोज किया थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, इसमें चार पॉस्टुलेट्स थे या चार पॉइंट्स थे जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेमार्क ने जो चार चीजें कही वो क्या कही, पहले तो मैं वो यहां पे मेंशन किए देता हूं। सबसे पहली चीज जो लेमार्क ने कही वो क्या थी बेटा, इंटरनल वाइटल फोर्स। एक एक करके समझेंगे सबको। इंटरनल वाइटल फोर्स में लेमार्क ने क्या कहा, यह सबसे पहली बात है। लेमार्क ये कहते हैं कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन होता है, जब भी कोई स्पीसीज इवॉल्व होती है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन होता यह है कि उसकी बॉडी का साइज ग्रेजुअली इंक्रीज होता चला जाता है। द बॉडी साइज टेंड टू इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। जैसे रेप्टाइल्स में हम देखते हैं तो लोअर रेप्टाइल से होकर के फिर डायनासोर्स तक आप पहुंचते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन में भी लास्ट होमोसेपियन सेपियन यानी मॉडर्न मैन को छोड़ दें तो टिल होमोसेपियन फॉसिलिस बॉडी का साइज लगातार बढ़ ही रहा है। घोड़े का, हॉर्स का एवोल्यूशन आप देखें तो सबसे पुराना जो फॉसिल हमें हॉर्स का मिलता है वो टेरियर डॉग के जितना साइज है उसका, फिर धीरे धीरे वो 150 सेंटीमीटर्स की हाइट तक पहुंचे। सो देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द साइज। लेकिन लेमार्क से जब ये पूछा गया कि साहब ये साइज बढ़ती है, ये तो ठीक है, इसका रीजन क्या है, तो रीजन लेमार्क ने स्टेट किया कि कोई एक फोर्स है जिसे हम कहते हैं इंटरनल वाइटल फोर्स। दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीमेंट इन बॉडी साइज। ये सबसे पहली बात। तो मैं इसको लिखे देता हूं, बॉडी साइज tend to increase during the course of evolution
ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स, कि इंटरनल वाइटल फोर्स करके कोई चीज है जिसकी वजह से बॉडी का साइज लगातार बढ़ता चला जाता है। ये इस कंसेप्ट की, ये सिद्धांत की सबसे पहली बात थी। अब दूसरी बात पर आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है देखिएगा जरा। सेकंड पॉइंट है डॉक्ट्राइन ऑफ एपेटेंसी। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ एपेटेंसी क्या है इसको भी समझिए। अब लेमार्क ये कहते हैं, एक बात तो लेमार्क ने समझा दी कि भाई बॉडी साइज तो बढ़ेगा, ये तो बात तय हो गई, ये तो किस्सा खत्म हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या है लेमार्क के कंसेप्ट में, डॉक्ट्राइन ऑफ एपेटेंसी। इसमें लेमार्क ये कहते हैं कि जब एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं, तो इन बदली हुई एनवायरमेंटल कंडीशंस से कोप अप करने के लिए बॉडी में कुछ नए स्ट्रक्चर्स या कुछ नए ऑर्गन्स का बनना बेहद जरूरी है। यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलेंगी तो नई नीड्स जनरेट होंगी, नई रिक्वायरमेंट्स जनरेट होंगी, और इन नई रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बॉडी में कुछ नए स्ट्रक्चर्स, कुछ नए ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एपेटेंसी। मेरे ख्याल से यह बात भी समझ में आ गई होगी, मैं लिखे देता हूं इसको। ड्यू टू change in environmental conditions, new requirement or new needs originates, and to fulfill these new needs, certain new structures start to appear in the body, and this concept is known as doctrine of appetency। ठीक है साहब, तो दो बातें क्लियर हो गई। पहला, बॉडी साइज विल टेंड टू इंक्रीज, एक बात। दूसरा, नई एनवायरमेंटल कंडीशंस आएंगी, तो नई एनवायरमेंटल कंडीशन से कोप अप करने के लिए आपको नए स्ट्रक्चर्स, नए ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी, वो बॉडी में अपीयर होने लगेंगे। अब तीसरी बात लेमार्क क्या कहते हैं? व्हाट इज द थर्ड पॉइंट दैट लेमार्क स्टेट्स? तीसरा पॉइंट लेमार्क कहते हैं यूज एंड डिसयूज। अब लेमार्क ये कहते हैं कि कुछ ऑर्गन्स जिनका इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं, उनकी साइज भी ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है, और न केवल साइज बल्कि उनकी फंक्शनिंग भी बढ़ती चली जाती है। यानी organs which are used more, their size and functioning increases, and if organs are used less, their size and functioning gradually decreases. So size and functioning of an organ or structure increases if it is used more and decreases if it is used less। एक बात तो हो गई है कि भाई किसी ऑर्गन का इस्तेमाल ज्यादा किया गया तो उसकी साइज भी बढ़ती चली गई, उसकी फंक्शनिंग भी बढ़ती चली गई। किसी ऑर्गन का यूज कम किया गया तो उसकी साइज भी रिड्यूस होती चली गई, फंक्शनिंग भी रिड्यूस होती चली गई। अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी साइज में, कि साइज बढ़ रहा है या साइज कम हो रहा है, दीज चेंजेस आर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, याद रखिएगा। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या आएगा इसमें?
inheritance of acquired characters. अब इसमें बस ये कहा गया है कि लाइफ टाइम में जितने करेक्टर कोई ऑर्गेनिज्म एक्वायर करेगा वो करेक्टर्स उसकी अगली जनरेशन में यानी कि उसकी ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो जाते हैं। इसका मतलब ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से डिफरेंट होगी। उसका पेरेंट जो भी अपने लाइफ टाइम में चेंजेस डेवलप करेगा, कुछ का यूज ज्यादा करेगा, कुछ का यूज कम करेगा, किसी भी मेथोडोलॉजी से जो भी चेंजेस आएंगे उन चेंजेस को एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहेंगे और ये एक्वायर्ड कैरेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी तरीके से ये नए नए जो कैरेक्टर्स हैं ये एक से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते चले जाएंगे एंड अल्टीमेटली ए न्यू स्पीसीज विल बी ओरिजिनेटेड। सो changes appearing due to use or disuse of an organ are known as acquired characters and according to Lamarck, these characters are inherited in the next generation। ठीक है साहब, तो ये कुल मिलाकर के 4 पॉइंट हुए जो लेमार्क के कंसेप्ट में है। एक बार जरा वापस से देख लो। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज या एक्वायर्ड कैरेक्टर में 4 पॉइंट लेमार्क ने कहे। मैं चारों पॉइंट एक बार सीक्वेंस में आपके सामने पढ़े देता हूं। सबसे पहला पॉइंट लेमार्क ने क्या कहा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहला पॉइंट लेमार्क ने यह कहा कि भाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन बॉडी साइज लगातार बढ़ता चला जाता है। बॉडी साइज टेंड टू इंक्रीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। और अगर बॉडी साइज लगातार बढ़ता चला जाता है उसका रीजन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? इंटरनल वाइटल फोर्स के जैसी कोई चीज है जिसकी वजह से बॉडी साइज बढ़ता है। ठीक है साहब। दूसरा पॉइंट क्या आया? डॉक्ट्राइन ऑफ एपेटेंसी। अब लेमार्क ये कहते हैं कि जब एनवायरमेंटल कंडीशंस बदल जाएंगी, चेंज होंगी, तो इन बदली हुई एनवायरमेंटल कंडीशंस से कोप अप करने के लिए बॉडी में कुछ तो नए स्ट्रक्चर्स, कुछ नए ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ये कुछ नए ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसी इवेंट को हमने क्या कहा? डॉक्ट्राइन ऑफ एपेटेंसी। तीसरा, अब लेमार्क ये कहते हैं कि जिन ऑर्गन्स का इस्तेमाल ज्यादा होगा उनकी तो साइज और फंक्शनिंग बढ़ेगी, जिनका इस्तेमाल कम होगा उनकी साइज और फंक्शनिंग रिड्यूस होती चली जाएगी। ये थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। अब ये किसी चीज का साइज बढ़ना, किसी का रिड्यूस होना, ये सब क्या है? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और लेमार्क ये कहते हैं कि ये कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं एंड दैट इज हाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ए न्यू स्पीसीज ओरिजिनेट्स। अब जरा इसके कुछ एग्जांपल्स पर आ जाते हैं। तो लेमार्क ने जो इसके एग्जांपल दिए वो समझिएगा। एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया साइज ऑफ नेक एंड फोर लिम्स इन केस ऑफ जिराफ। अब ये डार्विन ने, लेमार्क ने कैसे समझाया इस बात को? लेमार्क ने ऐसे समझाया, दिस इज एग्जांपल ऑफ यूज एक्चुअली। लेमार्क ये कहते हैं कि शुरू में जितने भी जिराफ थे सबकी गर्दन छोटे साइज की थी। एवरी जिराफ was having a small sized neck and then small sized forelimb initially। गर्दन भी छोटा है, फोरलिम्ब भी छोटा है और वो ग्राउंड ग्रासेस पर सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, जमीन पर जो घास होगी ये उसको खाते हैं।
अब लेमार्क ये कहते हैं कि कोई ऐसा नेचुरल चेंज आया, कोई क्लाइमेटिक चेंज ऐसा हुआ कि जहां वो जिराफ रहते थे उस जगह जमीन पर जितनी भी घास उगी हुई थी वो घास डिसअपियर हो गई बाय एनी मीन्स, किसी भी वजह से। ठीक है, एनवायरमेंटल चेंज आ गया। अब जिराफ को जिंदा तो रहना है साहब, तो जिराफ जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे? पेड़ की पत्तियां तोड़ेंगे। भाई घास नहीं मिल रही है तो पेड़ की पत्तियां तोड़ेंगे, और पेड़ की पत्तियां थोड़ी सी हाइट पर होती हैं, आप जानते हैं। तो पेड़ की पत्तियों को तोड़ने के लिए उनको अपना नेक और फोरलिम्ब दोनों को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हजारों लाखों सालों तक ये प्रोसेस चलता रहा। जिराफ अपनी गर्दन भी स्ट्रेच करते रहे, फोरलिम्ब भी स्ट्रेच करते रहे, इन दोनों ऑर्गन्स का इस्तेमाल ज्यादा हुआ एंड अल्टीमेटली देयर साइज इंक्रीज्ड। ये एक एग्जांपल दिया लेमार्क ने यूज का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेमार्क size of neck and forelimbs in case of giraffe increased due to continuous stretching of them to reach up to ट्री लीव्स। पेड़ की पत्तियों तक पहुंचने के लिए लगातार स्ट्रेच करना पड़ा नेक को भी, फोर लिम्ब को, और धीरे 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 साइज बढ़ गया। ऐसा ही एक एग्जांपल और दिया लेमार्क ने, दैट इज एब्सेंस ऑफ लिम्ब्स इन केस ऑफ स्नेक्स। ये डिसयूज का एग्जांपल है, ऊपर वाला यूज का एग्जांपल है। अब जरा इसको भी ध्यान से समझिए। देखो, स्नेक जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो ग्रुप है रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स। अब आप मजे की बात ये देखेंगे कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं और जितने भी रेप्टिलियन ग्रुप्स हैं उनमें सब में लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं। आप कछुए देख लीजिए, टर्टल टॉर्टोइस, आप क्रोकोडाइल देख लीजिए, मगरमच्छ, आप स्फिनोडॉन पंक्टेटम देख लीजिए, टुआट्रा, आप लिजार्ड की कोई भी स्पीसीज देख लीजिए, बारिंग अ फ्यू लिम्बलेस लिजार्ड्स, सब में लिम्ब्स होते हैं। स्नेक में लिम्ब्स नहीं होते। अब स्नेक में लिम्ब्स क्यों नहीं होते? इसके लिए लेमार्क ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई ये जितने भी रेप्टाइल्स हैं इनमें से बरोइंग हैबिट केवल स्नेक ने अडेप्ट की। बरोइंग हैबिट समझ गए? बिल बना के रहना। और बरोइंग हैबिट जब हो गई तो बिल में एंटर करने में, बिल से बाहर निकलने में और बिल में बने रहने में सबसे बड़ा हिंडरेंस क्या है? लिम्ब्स। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म बिल के अंदर है तो लिम्ब्स का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो लिम्ब्स का यूज धीरे 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 खत्म होता चला गया। और इसी वजह से रेप्टाइल्स में लिम्ब्स का साइज और फंक्शनिंग ग्रेजुअली रिड्यूस होती चली गई। अल्टीमेटली स्नेक्स में ये डिसअपियर ही हो गए। और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें यह दिखाई देता है बच्चों कि पाइथन के केस में, इन केस ऑफ पाइथन, वेस्टिजियल हाइंड लिम्स दिखाई देते हैं जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है कि यह बात सही हो। ठीक है, क्योंकि वेस्टिजियल हाइंड लिम्ब है इसका मतलब इनके एंसेस्टर्स में तो लिम्स थे ही, इनमें लिम्स डिसअपियर हो गए हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द बरोइंग हैबिट। तो ये यूज और डिसयूज के एग्जाम्पल हो गए। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई परेशानी है ही नहीं किसी भी चीज को समझने में, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, ड्रॉबैक इसके क्या है? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? ड्रॉबैक में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक तो यह है कि जिन कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस की बात इस कंसेप्ट में की जा रही है वो कैरेक्टर्स बेसिकली सोमैटिक कैरेक्टर्स हैं। और एक्चुअली जब लेमार्क ने यह कंसेप्ट दिया था तब तक वीजमैन ने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म प्रपोज नहीं किया था। तो जब थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म प्रपोज हुआ तो यह बात लोगों को पता चली, तो यह बात सामने आई कि एग्जैक्टली
बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं, सोमैटिक चेंजेस जितने भी होते हैं, वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते। तो पहला ड्रॉबैक इसका क्या है? Characters which are described in this concept are actually somatic characters, and they are not inherited in the नेक्स्ट जनरेशन। वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। और इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल बहुत बार कोट किया जाता है, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि भाई जरूरी नहीं है कि पहलवान का बेटा पहलवान हो, या कोई दुबला पतला है तो उसका बेटा भी दुबला पतला हो, या किसी को नोबेल पुरस्कार अगर मिल चुका है तो उसके बच्चे भी उतने इंटेलिजेंट हो, या कोई बहुत मशहूर फिल्म अभिनेता है जिसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो उसके बच्चों की एक्टिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हों। होता है ऐसा। कोई अगर बहुत अच्छा पोएट है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चे भी पोएट हों, उनको कविताएँ लिखनी आती हों। तो ये सीधी-सी बातें हैं। बॉडी और दिमाग, इनसे रिलेटेड ट्रेट्स जो हैं वो बेसिकली सोमैटिक ट्रेट्स हैं, जो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र जिनका नहीं होता। और इस तरीके के एग्ज़ाम्पल भी दिए जाते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक्चुअली इट हैज़ बीन अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस अमंग द वुमेन दैट दे गेट देयर ईयर लोब्स एज़ वेल एज़ नोज़ पियर्स्ड। यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते हैं, नथ वगैरह जो भी कुछ है। तो अब ये प्रथा, ये प्रोसेस, ये रिचुअल हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों वर्षों से चलता आ रहा है कि जो लड़कियां हैं उनके नाक और कान छिदवा दिए जाते हैं। लेकिन जो बच्चे पैदा होते हैं वो सही सलामत नाक और कान के साथ पैदा होते हैं। उनके न तो यहाँ पर कोई पियर्सिंग होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, न यहाँ, यानी कि ये एक्वायर्ड करेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। और इनफैक्ट इस कंसेप्ट को डिस्प्रूव करने के लिए वीजमैन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसे हम कहते हैं डीकॉडलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। उसमें वीजमैन ने क्या किया, एक चूहा लिया और उस चूहे की पूंछ काट दी। चूहे की पूंछ काटने के बाद में क्या किया उन्होंने, ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करवाए, फिर जो ऑफ स्प्रिंग आए उनकी भी पूंछें काट दी। तो ये काम वीजमैन ने 20 जनरेशन यानी कि 20 जनरेशन जो थी रैट की, चूहे की, लगातार उनकी पूंछ वीजमैन काटता रहा। लेकिन 21वीं जनरेशन में वापस टेल अपीयर हो गया। इसका मतलब देयर इज नो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। भाई एक ने अगर अपने लाइफ टाइम में ये करेक्टर एक्वायर किया है कि टेल नहीं है, तो 20 जनरेशन के बाद चलो डिसअपियर ना हो तो साइज तो छोटा होता। नो, नथिंग हैपेंड। तो ये सारे के सारे इसके क्रिटिसिज्म में आते हैं पॉइंट। दूसरा, इसमें ये तो कह दिया गया है कि साहब बॉडी साइज लगातार बढ़ता चला जाता है, बॉडी साइज टेंड टू इंक्रीज। लेकिन उस बॉडी साइज के बढ़ने के पीछे का जो लॉजिक दिया हुआ है उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। सो देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस ऑफ इंटरनल वाइटल फोर्स, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये कि ये भी जरूरी नहीं है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन बॉडी साइज इंक्रीज ही हो। बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे सामने ऐसे भी हैं जिनमें कि बॉडी साइज डिक्रीज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आ रही है बात समझ में? तो ये सारे के सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं। मैं आपको जरा वीजमैन का जर्म प्लाज्म का कंसेप्ट एक बार एक्सप्लेन कर दूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि सोमेटिक कैरेक्टर्स एक से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर क्यों नहीं होते। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज वीजमैन, and Weizmann proposed theory of germ plasm। अब ये थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म क्या बला है साहब, क्या चीज है ये? आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। वीजमैन ये कहते हैं कि कुल मिलाकर के बॉडी में दो तरह के प्लाज्म होते हैं, टू टाइप ऑफ प्लाज्म।
टू टाइप ऑफ प्लाज्म इन बॉडी। और ये दो तरह के प्लाज्म कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो है जर्म प्लाज्म और दूसरा है आपका सोमैटोप्लाज्म। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं जर्म प्लाज्म का मतलब क्या है। द प्लाज्म विच इज फाउंड इन गैमीट्स। और सोमेटोप्लाज्म का मतलब हो गया वो प्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म जो गैमीट्स के अलावा बॉडी के बाकी सारे सेल में मिलता है। फाउंड इन ऑल बॉडी सेल्स अदर देन गैमीट्स। अब साहब वीजमैन क्या कहते हैं? वीजमैन एक सिंपल सी बात कहते हैं। वो सिंपल सी बात ये है कि वीजमैन ये कहते हैं कि एक से दूसरी जनरेशन में इनमें से केवल और केवल जर्म प्लाज्म प्रोसीड करेगा, जस्ट जर्म प्लाज्म। और बात सही भी है, लॉजिकल भी है। भाई जब स्पर्म और एग फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, तो ये जाइगोट ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है। जाइगोट का जो प्रोटोप्लाज्म है वही एक से दूसरी जनरेशन में जा सकता है। हमारे स्किन के सेल में या बोन के सेल में या लिवर के सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो तो अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये कंसेप्ट जो है वो क्या कह रहा है कि ओनली germ plasm proceeds in the next generation और सोमेटोप्लाज्म आपका अगले जनरेशन में प्रोसीड नहीं करता। अब यहां जितनी भी बातें की जा रही हैं सुनिएगा ध्यान से। लैमार्क ने ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारे सामने एलेबोरेटली एक्सप्लेन कर दिया कि साहब आप किसी ऑर्गन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, यूज़ ज़्यादा करेंगे तो उसकी साइज़ बढ़ती जाएगी, उसकी फंक्शनिंग बढ़ती चली जाएगी और तमाम तरीके की चीज़ें। लेकिन ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं ये सारे चेंजेस बेसिकली किस में आ रहे हैं? दीज आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी सेल्स और वी कैन से प्रिसाइजली इन सोमेटोप्लाज्म। ये तो सारे के सारे सोमेटोप्लाज्म के चेंजेस हैं कि नहीं? और अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, और जो लॉजिकली करेक्ट भी है, ओनली जर्म प्लाज्म विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो जब तक चेंजेस जर्म प्लाज्म लेवल पर न हो जाएं तब तक वो एक से दूसरे जनरेशन में प्रोसीड नहीं कर सकते। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको अच्छे से याद भी रखनी है। बोलिए अब क्लियर हुआ कि नहीं सारे बच्चों को? थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, ये जो पहला कंसेप्ट मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। आई होप ऑल दीज कंसेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होगा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ये सारे के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर भेजूंगा। जो आपका टेलीग्राम चैनल है एक बार सारे के सारे बच्चे इसको वापस से देख लें, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल को आप सारे बच्चों को ज्वाइन कर ही लेना है। ये लेट्स क्रैक नीट यूजी का टेलीग्राम चैनल है। एसेंशियली विदाउट फेल सारे बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पर मिलेंगे आपको। उसके बाद वाया स्पेशल क्लासेस जो मैं क्विज करवाऊंगा वो भी, उसके लिंक भी यहाँ पर शेयर होंगे सारे के सारे। आपके यूट्यूब सेशंस के लिंक्स भी मैं यहीं पर शेयर करूंगा इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो आपको इन टेलीग्राम चैनल्स को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। अगर आप सीधे सीधे यहाँ से सर्च कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, टेलीग्राम लिंक दे रखा है, सीधे जाकर के उस टेलीग्राम लिंक को आप लोग शेयर कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे आपका ग्रुप ओपन हो जाएगा, जस्ट क्लिक द ज्वाइन। एक ग्रुप है जिसमें लगभग 34,000 के आसपास स्टूडेंट हैं और दूसरा ग्रुप है जिसमें लगभग 12,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। दोनों ज्वाइन कर लें या दोनों में से एटलीस्ट कोई एक तो आप लोग ज्वाइन कर ही लें, जिससे सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, सारी की सारी चीज़ें पीरियोडिकली आप सारे के सारे बच्चों तक पहुंचती रहें, है ना? और किसी भी तरह का कोई
कोर्स जब आप प्लस पर सब्सक्राइब करें तो इस कोड को इस्तेमाल करना बिल्कुल न भूलें। इस कोड को आपको इस्तेमाल करना ही है, ठीक है? तो ये लेमार्क का कंसेप्ट तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब डार्विन का कंसेप्ट यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये हम हमारे कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।